sacramento.com। इतिहास में महाराणा सांगा का नाम भारतीय अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में अमर है, जिसने अपने नेतृत्व में सब राजपूत जातियों को विदेशी आक्रमणों को रोकने और उनसे वीरता से मुकाबला करने के लिए संगठित किया। महाराणा के सेनापतित्व में 108 से ऊपर राजा महाराजा लड़ते थे। सांगा का समय शांति का नहीं था, वह समय लड़ाई, निरंतर युद्ध और पराक्रम से देश रक्षा का था। आज हम बात करने वाले हैं राणा सांगा की, जिनका जो समय था 1509 से 1527। मैं हूं मितली सोलंकी, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रावतपाटा। इस वीडियो में मैंने राजस्थान के जो इतिहास है उसमें जो भी राणा सांगा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनको सभी को लेने का प्रयास किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं राणा सांगा की। उससे पहले बात करेंगे हम कुंभा की। कुंभा जो थे उनके दो पुत्र थे, उदा और रायमल, और इन्हीं रायमल के पुत्र थे राणा सांगा। इनके रायमल के 13 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, और यही जो मेवाड़ की सबसे बड़ी समस्या रही। बहुपतिता से उत्पन्न जो इनके पुत्र थे उनमें आपस में उत्तराधिकार को लेकर ग्रह कलह छिड़ गया, जिनमें पृथ्वीराज, सांगा, जयमल एक दिन एक ज्योतिषी के पास गए और उन्होंने अपनी जन्मपत्री दिखाई। ख्यात लेखकों द्वारा ऐसे कई कथानक मौजूद हैं। ज्योतिषी ने राणा सांगा को कहा कि ये भविष्य में शासक बनेगा, जिस पे पृथ्वीराज ने उसी समय राणा सांगा के वार किया, जिससे राणा सांगा की एक जाति रही। इसी प्रकार एक बीमल देव की जो पुजारिन है उसके बारे में भी कथानक मिलता है कि ये तीनों राजकुमार बीमल देव की पुजारिन के मंदिर में गए, वहाँ मंदिर में वो मौजूद नहीं थी, तो वो एक ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए पृथ्वीराज। राणा सांगा एक सिंह की खाल थी, उस पर जाके बैठ गए। जब पुजारिन आई तो राणा सांगा को की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही भविष्य में मेवाड़ का शासक बनेगा, और इस प्रकार इन तीनों राजकुमारों में आपस में युद्ध छिड़ गया। तो ये जो सांगा थे इनके जान के दुश्मन बन गए। इसी समय राणा सांगा भागकर अजमेर में इन्होंने करमचंद परमार के यहाँ पे शरण ली। जयमल अपनी मौत से बाद में मर गए और पृथ्वीराज को विष दे दिया गया। इस प्रकार अब कोई भी विकल्प नहीं रह गया था, इसलिए मेवाड़ के सामंतों ने राणा सांगा को ढूंढा और उन्हें मेवाड़ बुला के उनको राजगद्दी संभलाई। 1509 में जब राणा सांगा मेवाड़ का शासक बना तो उनकी आंतरिक व बाह्य स्थिति अच्छी नहीं थी। वो चारों ओर से अपने शत्रुओं से घिरा हुआ था। दिल्ली में जो है लोधी वंश का सुल्तान सिकंदर, गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा और मालवा में नासिरुद्दीन राज्य करते थे। उसे इनके सम्मिलित सैनिक अभियानों की आशंका हमेशा बनी रहती थी। इन राज्यों से उत्तर पूर्वी और दक्षिण तथा पश्चिमी मेवाड़ की सीमाओं पर आक्रमण का भय था। साथ ही इनके द्वारा की जाने वाली छेड़छाड़ से मेवाड़ के जनजीवन को बाधा पहुंचने की आशंका थी। अतः इस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए महाराणा सांगा ने अपने हितैषी करमचंद पंवार को रावत की पदवी देकर सम्मानित किया और उसे अजमेर, परबतसर, मांडल, फूलिया, बनेड़ा आदि 15 लाख की वार्षिक आय के परगने जागीर में दिए। इस प्रकार उत्तर पूर्वी मेवाड़ के भूभाग में एक शक्तिशाली शासन की स्थापना कर राणा सांगा ने अपनी सीमा की सुरक्षा की। दक्षिण में पश्चिमी मेवाड़ की सुरक्षा के लिए उसने सिरोही तथा बांगड़ के शासकों को अपना मित्र बनाया तथा ईडर के राज सिंहासन पर अपने विश्वस्त व्यक्ति रायमल को बिठाकर अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। शासक बनने के पश्चात महत्वपूर्ण रियासतों से वैवाहिक संबंध उसने स्थापित किए, जिसमें बीकानेर, मारवाड़ और आमेर से उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और इस प्रकार अपनी साम्राज्य की सीमाओं को उसने मजबूत किया। इसके साथ ही उसके जो प्रसिद्ध विजय हैं, जिनमें अजमेर और चाकसू की विजय, राणा सांगा संपूर्ण राजस्थान पर मेवाड़ का प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अजमेर पर अधिकार कर लिया और इस क्षेत्र का शासन अपने मित्र करमचंद पंवार को सौंप दिया। इसके पश्चात उन्होंने चाकसू पर अधिकार करके मेवाड़ की राज्य सीमा में वृद्धि की। अब आइए हम एक एक करके गुजरात, मालवा और लोधी शासकों के साथ राणा सांगा के संबंधों पर चर्चा करते हैं कि ऐसी क्या वजह थी कि इन तीनों के बीच में संघर्ष आए दिन हुआ करते थे। सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात और मेवाड़ संबंधों की। तो गुजरात और मेवाड़ संबंधों के बीच में मोटे मोटे रूप से 4 कारण हम गिन सकते हैं। सबसे पहले एक तो नागौर के एक अधिकार को लेकर ये जो संघर्ष था वो महाराणा कुंभा के समय छिड़ गया था। जो नागौर का मुस्लिम राज्य था वह कुंभा के समय से मेवाड़ ने छीन लिया था। और यही वजह थी कि गुजरात का जो सुल्तान था मुजफ्फर, वो नागौर को पूर्णतः स्वतंत्र कराना चाहता था। दूसरी जो समस्या थी कि दोनों ही विस्तारवादी थे, दोनों ही अपनी सीमा का विस्तार करना चाहते थे।
तीसरी जो समस्या थी कि गुजरात के सुल्तान जो है वो मालवा की सहायता कर रहा था और गुजरात के सुल्तान ने मालवा के सुल्तान महमूद की सहायता कर मेदिनी राय को मालवा से बाहर निकाल दिया था। अतः राणा सांगा गुजरात के सुल्तान को दंडित करना चाहता था। चौथी समस्या है ईडर की समस्या। ईडर की जो शासक था वो भारमल था और उसने राणा सांगा ने इसको हटाकर अपने जो विश्वस्त था रायमल, इसको गद्दी पर बिठा दिया था और इस वजह से जो गुजरात का शासक था उसने अपने 3 अभियान भेजे, 3 जागीरदारों को राणा सांगा के खिलाफ भेजा, जिसमें निजामुल मुल्क, ज़हीरुल मुल्क और मलिक हुसैन के नाम हम गिन सकते हैं। और इन तीनों अभियानों में उसे असफलता ही हाथ में लगी। राणा सांगा स्वयं अहमदनगर पहुंचा और उसने वहां पे विजय पाई, काफ़ी सारी जो सेना को लूटा और लौटती हुई सेना बड़नगर आदि को लूटती हुई वापस चित्तौड़ लौट आई। राणा के इन आक्रमणों से भयभीत होकर गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर ने महाराणा के विरुद्ध अभियान छेड़ने की तैयारी की। सोरठ के शासक मलिक अयाज को अपने साथ सम्मिलित कर मुजफ्फर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने को प्रस्थान किया। मुस्लिम सेना डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सागवाड़ा आदि स्थानों को लूटती हुई मंदसौर तक पहुंच गई और मालवा का सुल्तान भी इस सेना के साथ में आ मिला। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि मलिक अयाज ने युद्ध में पराजित होने की आशंका से राणा सांगा से संधि कर ली, जिससे गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर को भी खाली हाथ लौटना पड़ा। आगे हम बात करेंगे मालवा और मेवाड़ के संबंधों की। इनके जो संबंध हैं, राणा सांगा तथा महमूद द्वितीय की दोनों ही विस्तारवादी नीति के परिचालक थे। दोनों ही अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाना चाहते थे। मालवा तथा मेवाड़ की परंपरागत शत्रुता दोनों ही प्राचीन काल से ही, पुराने समय से ही शत्रुता थी। महाराणा कुंभा के समय से ही मेवाड़ तथा मालवा के संबंध अच्छे नहीं थे। मालवा का सुल्तान महमूद द्वितीय अपने पिता महमूद खिलजी की पराजय का बदला लेना चाहता था। मालवा के सुल्तानों की धर्मांध था। मालवा के सुल्तान धर्मांध थे तथा अपने राज्य की हिंदू प्रजा पर अत्याचार करते थे। दूसरी ओर महाराणा सांगा अपने को हिंदू धर्म एवं संस्कृति का पोषक और रक्षक मानते थे। वह हिंदू धर्म संस्कृति के विरोधी से लड़ना अपना नैतिक कर्तव्य मानते थे। मेदिनी राय को सहायता देना। राणा सांगा के समय मालवा की आंतरिक स्थिति दुर्बल थी। वहां का सुल्तान एक प्रबल राजपूत सरदार जो था मेदिनी राय के हाथ में था, जिसे वहां के मुसलमान अमीर नहीं चाहते थे। अंत में इन मुसलमान अमीरों ने सुल्तान की सहायता से मेदिनी राय को मालवा से भगा दिया और सुल्तान को अपना तथा गुजरात के सुल्तान का आश्रित बना लिया। मालवा से मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में चला गया और राणा सांगा ने मेदिनी राय को शरण देकर इसे गागरोन और चंदेरी दोनों जगह की जागीरें प्रदान की और सुल्तान ने मेदिनी राय को दंडित करने के लिए गागरोन पर आक्रमण किया। यहाँ हम गागरोन का युद्ध जो है 1519 महमूद द्वितीय और राणा सांगा के बीच में, दोनों के बीच में इस मेदिनी राय को लेकर 1519 में राणा सांगा ने इस बार महमूद को पराजित किया और उसे कैद कर लिया। लेकिन थोड़े समय बाद महाराणा ने अच्छे व्यवहार की प्रतीक्षा करने पर सुल्तान को वापस छोड़ दिया। इस अवसर पर सुल्तान ने अपने एक शहजादे को सांगा के पास जामीन के तौर पर रखा तथा रत्न जड़ित मुकुट और सोने की कमरपेटी भेंट की। राणा सांगा द्वारा महमूद को छोड़ देने और मांडू लौटा देने की कुछ इतिहासकारों ने निंदा भी की है, क्योंकि यही सेम जो घटना थी वो महाराणा कुंभा ने भी दोहराई थी। भविष्य में राणा सांगा को गुजरात तथा मालवा से कोई जो था भय न रहा, और क्योंकि उसने एक नवीन शक्ति संतुलन पैदा कर अपने को निशंक बना लिया था। अब हम बात करेंगे दिल्ली के सुल्तान लोधी वंश के और मेवाड़ के संबंधों की। महाराणा सांगा ने दिल्ली सल्तनत को निर्बल पाकर इसके जो अधीनस्थ वाले मेवाड़ के निकटवर्ती भागों को अपने राज्य में मिलाना प्रारंभ कर दिया था, जिसका विरोध दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने किया। इब्राहिम लोदी ने 1517 में एक बड़ी सेना के साथ मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी और खातोली नामक मैदान में दोनों पक्षों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें सुल्तान पराजित हुआ तथा अपने साथियों के साथ भाग निकला। इस पराजय का बदला लेने के लिए दूसरे वर्ष सुल्तान ने मियां हुसैन तथा मियां मारवन के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी और बांडी धौलपुर के निकट जो दोनों के बीच में युद्ध हुआ, इसमें भी राजपूत विजय हुई। इस प्रकार इब्राहिम लोदी को 2 बार पराजित करने के बाद समस्त उत्तरी भारत में राणा सांगा के शौर्य और पराक्रम की धाक जम गई। गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि दिल्ली के शासक को परास्त करने से राजनीतिक दूरी मेवाड़ की ओर घूम गई। मेवाड़ की शक्ति की चरम सीमा थी। राणा सांगा को इन विजयों से राजपूत संगठनों का नेता स्वीकार कर लिया गया और उनके व्यक्तित्व में शौर्य की आशा हो चली थी। राणा सांगा की शक्ति का यह चरमोत्कर्ष था। इस प्रकार मालवा
गुजरात तथा दिल्ली के सुल्तानों को पराजित करने के कारण समस्त उत्तरी भारत में राणा सांगा की वीरता की धाक स्थापित हो गई और उनकी वीरता तथा सैन्य शक्ति से प्रभावित होकर राजस्थान के कई नरेशों एवं सामंतों ने राणा सांगा के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। 1521 से 1526 ईस्वी तक का समय राणा सांगा का चरमोत्कर्ष कहा जाता है। अब हम बात करेंगे एक नई शक्ति के आगमन की, बाबर और राणा सांगा के बीच में संघर्ष की। राणा सांगा ने भारतीय सुल्तानों को पराजित कर एक विशेष ख्याति अर्जित कर ली थी। उसे भारत के एक छोर से आने वाले शूरवीर योद्धा और अनुभवी मुगल सेनानायक बाबर से भी मुकाबला करना था। बाबर भी राणा सांगा की भांति विपत्तियों का सामना करता हुआ एक सेनाध्यक्ष था। उसने दिल्ली सल्तनत की दुर्बलता को देखकर मुगल साम्राज्य की स्थापना करने का निश्चय किया। संयोगवश इसी समय दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के असंतुष्ट सरदारों का निमंत्रण उसे मिला। पानीपत के मैदान में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और दिल्ली तथा आगरा का शासक बन बैठा। किंतु बाबर दिल्ली तथा आगरा की विजयों से संतुष्ट नहीं था। उसे भारत की विजय की आकांक्षा थी, जिसे पूर्ण करने के लिए उसका महाराणा सांगा के साथ संघर्ष आवश्यक था, जो उसी के समान महत्वाकांक्षी थे। राजनीतिक, बौद्धिक और भाविक मान्यता से राणा सांगा ही एक ऐसा व्यक्ति था जो बाबर का विरोध करने की योग्यता रखता था। अतः बाबर ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी महाराणा सांगा के विरुद्ध सैनिक अभियान की तैयारी प्रारंभ कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में खानवा का जो युद्ध है वह हुआ और इसके तहत राणा सांगा ने पाती पेरवण की प्रथा, जिसके अंतर्गत राजस्थान के सभी जो रियासतों के शासक थे उनको युद्ध के लिए कहा और राणा सांगा और जो बाबर था उनके बीच में 17 मार्च 1527 को खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। और इस युद्ध में राणा सांगा की ओर से राजस्थान की रियासतों के प्रमुख शासकों ने भाग लिया था। बीकानेर के राव जैसी ने उनके पुत्र कल्याणमल को भेजा। मारवाड़ के मालदेव इस युद्ध में लड़े थे। आमेर के पृथ्वीराज, बागड़ के उदय सिंह और झाला आजा जैसे काफ़ी सारे वीरों ने इस युद्ध में जो है अपने राणा सांगा का साथ दिया था। बाबर की मोर्चाबंदी बहुत ज़्यादा उसकी अनुशासन प्रिय सेना थी। बाबर ने अपनी सुदृढ़ सेना को लेकर खानवा के मैदान में मोर्चाबंदी की थी। बाबर ने अपनी सेना की मोर्चाबंदी पानीपत के ढंग पर ही की थी। सामने के मोर्चे पर बैलगाड़ियां थी जो आपस में लोहे की जंजीरों से बंधी हुई थी। गाड़ियों की पंक्तियों के पीछे तोपखाना, गोलांदाजों, बंदूकचियों और घुड़सवारों को लगभग उसी प्रकार से जमाया था जैसा पानीपत के मैदान में जमाया गया था और बाबर स्वयं और उसके निरीक्षण कर रहा था। इस प्रकार मुगलों और राजपूतों के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ गया। राजपूतों ने भी मुगलों पर भयंकर प्रहार किया, परंतु तोपखाने के आगे राजपूतों की वीरता को भी नतमस्तक होना पड़ा। अंत में राजपूतों का साहस टूट गया और स्वयं राणा सांगा एक तीर लगने से मूर्छित हो गया और घायल अवस्था में युद्ध मैदान से ले जाया गया। झाला आजा ने राणा के चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा और वो भी लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। हजारों राजपूत लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए तथा बाबर की निर्णायक विजय हुई। खानवा के युद्ध के परिणाम जो है जनधन की अपार हानि हुई। मुगल साम्राज्य का भारत में मुगल साम्राज्य दृढ़तापूर्वक स्थापित हो गया। राजपूतों पर कुठाराघात हुआ। भारत में पानीपत की विजय से भारत में अफगानों की शक्ति बिल्कुल नष्ट हो गई और खानवा की लड़ाई से राजपूतों का संग चकनाचूर हो गया। मेवाड़ की प्रतिष्ठा को भयंकर आघात पहुंचा। हिंदू संस्कृति पर आघात पहुंचा। सैनिक परिणामों में अगर हम बात करें तो इस युद्ध में राजपूतों को मुगलों के लड़ने के ढंग को देखने और समझने का अवसर मिला। उन्हें तोपखाने तथा घुड़सवारों की तेज गति का विनाशकारी प्रभाव देखने को मिला। राजपूतों का हिंदू साम्राज्य स्थापित करने के जो स्वप्न था उसकी समाप्ति हो गई। बाबर की कठिनाइयों का अंत हो गया और उसे ये जो घुमक्कड़ जीवन था वो समाप्त हो गया और भारत में स्थायी राज्य की स्थापना करने में वो सफल रहा। अफगानों के दमन में सरलता। खानवा के युद्ध में राजपूतों की शक्ति का विनाश हो जाने से बाबर को अफगानों की बची हुई शक्ति को नष्ट करने में तथा विद्रोहों के दमन में बड़ी सहायता मिली। यहाँ हम राणा सांगा की पराजय के प्रमुख कारणों पर चर्चा करेंगे। राजपूतों की जो युद्ध प्रणाली थी वो उसका परंपरागत होना। अधिकांश राजपूत पैदल दल के रूप में थे, जबकि मुगलों की अधिकांश सेना घुड़सवारों के रूप में थी। इसी तरह मुगलों में बारूद के प्रयोग, तोपों और बंदूकों की तुलना में राजपूत सेना के तीर, कमान, भाले, तलवार, बर्छियां आदि निम्न प्रकार के शस्त्र थे।
राजपूत सेना एक नेता के अधीन संगठित नहीं थी। राजपूत सेना एक नेता के अधीन नहीं थी, अपितु भिन्न भिन्न राजपूत सामंतों एवं शासकों के अधीन थी। राजपूत सैनिक अपने सामंत के प्रति अधिक निष्ठा एवं स्वाभिभक्त रखते थे तथा उन पर राणा सांगा का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं था। इस प्रकार राजपूत सेना में अनुशासन का अभाव था, जबकि मुगल सेना बाबर के नेतृत्व में अनुशासित ढंग से लड़ रही थी। बाबर की तुलुगमा पद्धति के आगे राणा सांगा की परंपरागत युद्ध पद्धति असफल हुई। बाबर का तोपखाना मुगलों की तोपों से आग बरसाने वाले गोलों का उत्तर राजपूतों के तीर तथा भाले नहीं दे पाए। राणा सांगा द्वारा अपने आप को युद्ध में झोंक देना। राणा सांगा की जो भूलें थी उनमें हम कह सकते हैं कि उन्होंने बयाना को जीतने के बाद, बयाना को जब जीत लिया था उसके बाद सीधे मार्ग से सीकरी न जाकर भूसावर होते हुए टेढ़े मेढ़े मार्ग का उन्होंने अनुसरण किया। यह उनकी एक भयंकर भूल थी। इसमें बाबर को युद्ध की तैयारी करने और अपनी सेना का मनोबल ऊंचा करने का अवसर मिल गया। यदि बयाना को जीतने के बाद तुरंत ही राणा सांगा बाबर पर आक्रमण कर देता तो उसकी विजय सुनिश्चित थी। सलहदी तंवर का विश्वासघात। कर्नल जेम्स टोड, शारदा, श्यामल दास आदि इतिहासकारों की मान्यता है कि रायसेन के शासक सिलहदी तंवर राणा सांगा का साथ छोड़कर शत्रु पक्ष में जा मिला था। अतः सिलहदी तंवर के विश्वासघात के कारण भी राणा को पराजय का मुख देखना पड़ा था। व्यक्तिगत शूरवीरता पर बल देना। राजपूत सैनिक विजय प्राप्त करने के लिए अपेक्षा अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन करने पे बल देते थे। वे औचित्यपूर्ण तरीकों से विजय प्राप्त करने पे बल देते थे, जबकि मुगल नैतिक और अनैतिक, उचित और अनुचित सभी तरीकों से विजय प्राप्त करना चाहते थे। बाबर का कुशल नेतृत्व। बाबर एक कुशल और अनुभवी सेनापति था। उसने खानवा के मैदान में तुलुगमा पद्धति से अपनी सेना की मोर्चाबंदी की थी। इस प्रकार इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। राणा सांगा का अधिकांश जीवन युद्धों में व्यतीत हुआ। निरंतर युद्धों में भाग लेने के कारण राणा सांगा की एक आंख, एक हाथ, एक टांग नष्ट हो गई थी और उसके शरीर पर लगभग 80 घाव थे। जब तक सांगा जीवित रहे उन्होंने गुजरात, मालवा और दिल्ली के सुल्तानों को अपने साहस और बल के आतंक से अपनी सीमा की ओर बढ़ने नहीं दिया। राणा सांगा ने अपने चरित्र बल से उस जमाने में इस बात की पुष्टि कर दी थी कि उच्च पद और चतुराई की अपेक्षा स्वदेश रक्षा और मानव धर्म का पालन करने का अधिक महत्व है। उसने अपने हिम्मत और वीरता के आचरण को अपनाकर अपने आप को अमर बना दिया। आज भी उनके जीवन के उद्देश्य और आचरण भारतीय जनता के आदर्श स्वरूप है। नमस्कार।